आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पुनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन की थ्योरी पढ़ रहे थे। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारे पास है अल्टरनेटर, या जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्तक। तो आज हम अल्टरनेटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा चैप्टर है प्रत्यावर्तक। प्रत्यावर्तक जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास क्या होता है अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर क्या होता है? अल्टरनेटर हमारे पास एसी सप्लाई पैदा करता है। कौन सी सप्लाई पैदा करता है? प्रत्यावर्तित प्रकार की एसी सप्लाई पैदा करता है। तो इसको हम क्या देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, और इससे हम क्या लेते हैं भाई? विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे तो अल्टरनेटर के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चे टेक्निकल भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे इलेक्ट्रिशियन प्लस वायरमैन ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, उनके लिए क्लास काफी उपयोगी होगी। तो आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले पूछा जाता है किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सिद्धांत। प्रिंसिपल। सिद्धांत पे काम करता हमारा है ये फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे काम करता है? या फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत क्या होता है? तो हम लिखेंगे यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र को यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो उस चालक के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये था हमारे फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत। यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो उस चालक के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये हमारे पास क्या भाई सिद्धांत है किसका? जो जनरेटर अल्टरनेटर होता है हमारे पास चलने का, उसका ये क्या सिद्धांत है? यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो उस चालक के अंदर क्या पैदा हो जाता है? विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। फिर पूछा जाता है इसकी मौलिक आवश्यकताएं क्या क्या? अल्टरनेटर के लिए हमारे पास मौलिक आवश्यकताएं किसकी जरूरत पड़ेगी हमारे पास अल्टरनेटर में? मौलिक आवश्यकता। तो मौलिक आवश्यकता में हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए भाई? स्टेटर। क्या होता है? स्टेटर। और स्टेटर कौन सा भाई? चुंबकीय क्षेत्र के लिए। किसके लिए? चुंबकीय क्षेत्र। और हमें क्या चाहिएगा? स्टेटर चाहिएगा। रोटर क्या चाहिएगा?
रोटर, ब्रुश, और क्या चाहिए हमें, स्लिप रिंग, और क्या चाहिएगा हमें इसको चलाने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा। क्या चाहिएगी, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ये हमारे पास क्या है, एक अल्टरनेटर को चलाने के लिए उसके लिए मौलिक आवश्यकताएं होती है। क्या चाहिए, ये मौलिक आवश्यकता हमें चाहिए। तो अब लिखे हमारे पास है, तो इसमें और क्या चीजें होती है हमारे पास, योक या बॉडी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, योक या बॉडी। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो हम पढ़ेंगे भाई योक या बॉडी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है अल्टरनेटर में। यह बाह्य सुरक्षा प्रदान करती है स्टेटर को, यह बाह्य सुरक्षा प्रदान करती है। जो हमारी योक या बॉडी होती है क्या करती है, बाह्य सुरक्षा प्रदान करती है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए पथ प्रदान करती है, पथ प्रदान करती है। क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या करती है, पथ प्रदान करती है। ये हमारे पास क्या है, योक या बॉडी। इसके बाद पूछा जाता है हमारे पास क्या है, स्टार्टर, रोटर। तो इसके अंदर हम दो प्रकार के रोटर प्रयोग करते हैं। तो उन दोनों रोटर को हम लिख लेते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास होता है सेलिएंट, सेलिएंट पोल रोटर, और दूसरा हमारे पास होता है नॉन सेलिएंट, नॉन सेलिएंट रोटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेलनाकार। क्या बोलते हैं, बेलनाकार। तो इस रोटर का इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एक हमारे पास होता है सेलिएंट पोल रोटर और एक होता है हमारे पास नॉन सेलिएंट पोल रोटर। तो इनके बारे में हम लिख लेते हैं, दोनों के बारे में। तो पहला ये सेलिएंट पोल क्या होता है, इसकी लंबाई कम तथा व्यास अधिक होता है। क्या होता है, इसकी लंबाई कम तथा व्यास अधिक होता है। और जो हमारे सिलेंड्रिकल होता है उसका क्या होता है, व्यास कम होता है और लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी लंबाई अधिक, इसकी लंबाई अधिक तथा व्यास कम होता है, तथा व्यास कम होता है। तो क्या है, इसकी लंबाई कम होती है, इसकी लंबाई अधिक होती है। उसका व्यास क्या होता है, ज्यादा, इसका व्यास क्या होता है, कम। व्यास अधिक होने के, ज्यादा होने के कारण उसके अंदर क्या भी अधिक पोल स्थापित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, अधिक पोल स्थापित किए जाते हैं। इसकी लंबाई अधिक होती है, इसके लिए इसके ऊपर पोल क्या भी कम स्थापित किए जाते हैं। उसके ऊपर पोल स्थापित अधिक किए जाते हैं तो उसकी गति क्या होती है, कम होती है। इसकी गति क्या होती है, अधिक होती है। तो इसमें 6 से 40 तक पोल स्थापित होते हैं, पोल स्थापित होते हैं। 6 से लेकर 40 पोल तक स्थापित होते हैं। इसमें 2 से 4 पोल स्थापित होते हैं, 2 से 4 पोल स्थापित होते हैं।
अगर पोल ज्यादा स्थापित होंगे तो गति भी क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। अगर पोल ज्यादा स्थापित है तो गति क्या होगी हमारी, कम हो जाएगी। इसकी गति कम होती है, इसकी गति कम होती है, इसकी गति अधिक होती है, इसकी गति अधिक होती है। तो गति कितनी होती है, इसकी गति 1500 से लेकर 3000 आरपीएम तक। कितने तक होती है, 3000 आरपीएम तक। इसकी गति होती है 375 से 1000 आरपीएम तक, 1000 आरपीएम तक होती है इसकी गति। इसकी गति कितनी होती है, 375 से लेके 1000 आरपीएम तक क्या होती है, इसकी गति होती है। उसकी कितनी होती है, उसकी गति होती है 1500 से लेकर 3000 आरपीएम तक। उपयोग पूछा था भी, इसका प्रयोग हाइड्रो टरबाइन में, जहां कम गति की जरूरत होती है, हाइड्रो टरबाइन में जो पानी से चलने वाली होती है, उनमें इसका क्या किया जाता है, प्रयोग। इसका प्रयोग स्टीम टरबाइन में किया जाता है, इसका प्रयोग स्टीम टरबाइन में किया जाता है, स्टीम टरबाइन में। तो ये हमारे पास है रोटर, जिसका प्रयोग हम किसके अंदर करते हैं भाई, अल्टरनेटर के अंदर जो रोटर प्रयोग किए जाते हैं हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास सैलिएंट पोल रोटर और दूसरा हमारे पास होता है नॉन सैलिएंट पोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेलनाकार। सैलिएंट पोल में क्या होता है भाई, इसकी लंबाई तो होती है कम तथा व्यास क्या होता है, अधिक होता है। और उसकी क्या होती है भाई, लंबाई अधिक होती है और व्यास कम होता है। तो व्यास कम हो गया तो उसकी लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी। लंबाई ज्यादा होने के कारण इसके अंदर क्या पोल अधिक स्थापित नहीं हो पाते, केवल 2 से लेकर 4 पोल ही स्थापित होते हैं। उसमें क्या पोल अधिक स्थापित होते हैं, 6 से लेकर 40 तक पोल स्थापित होते हैं। इसकी गति क्या होती है, पोल अधिक होने के कारण इसकी गति क्या होती है, कम होती है, क्योंकि जो गति होती है पोलों की क्या होती है, विपरीत अनुपात में होती है। जैसे जैसे पोल बढ़ेंगे वैसे वैसे गति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसकी गति कितनी होती है, इसकी गति 1500 से लेकर 3000 आरपीएम तक होती है, क्योंकि इसके अंदर 2 से लेकर 4 पोल स्थापित होते हैं। इसकी गति 375 से लेकर 1000 आरपीएम तक होती है और इसमें 6 से लेकर 40 तक पोल क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। प्रयोग पूछा जाता है, इसका प्रयोग हाइड्रो टरबाइन में किया जाता है और इसका प्रयोग स्टीम टरबाइन के अंदर किया जाता है। ये थे हमारे पास रोटर। अब हम पढ़ेंगे स्टेटर। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेटर के बारे में पढ़ेंगे। स्टेटर हमारा क्या होता है, इसका स्टेटर सिलिकॉन, इसका स्टेटर सिलिकॉन स्टील की, इसका स्टेटर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को वार्निश करके बनाया जाता है, वार्निश करके बनाया जाता है। इसका स्टेटर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेशन करके बनाया जाता है। और क्या किया जाता है, स्टेटर में दोनों तरफ छिद्र रखे जाते हैं। इसमें दोनों तरफ छिद्र रखे जाते हैं, दोनों तरफ छिद्र रखे जाते हैं
ताकि उष्मा बाहर आ सके, ताकि उष्मा बाहर आ सके। ताकि उष्मा क्या है, बाहर आ सके। ये हमारे पास क्या होता है, स्टेटर होता है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेशन करके बनाया जाता है। इसके ऊपर लैप या वेव वाइंडिंग होती है, जिसका प्रयोग हम 3 फेज आउटपुट प्राप्त करने के लिए करते हैं। इस पर लैप हुआ है, वेव वाइंडिंग स्थापित होती है। दोनों में से कौन सी, लैप या वेव वाइंडिंग स्थापित होती है, स्टेटर के ऊपर स्थापित होती है। क्या होती है, इस पर लैप या वेव वाइंडिंग स्थापित होती है, जिससे 3 फेज सप्लाई ली जाती है। और क्या होता है इसमें, इसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित होती है। आर्मेचर के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये हमारे पास क्या है, स्टेटर है। तो स्टेटर के अंदर हमने क्या लिखा है, तो स्टेटर के अंदर जो चीज हमने लिखी, क्या स्टेटर किसका बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेशन करके बनाया जाता है। लैमिनेशन करने से क्या हो जाता है भाई, भंवर धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर पूछ लिया था जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती है, उनकी जो मोटाई होती है कितने तक रखी जाती है, वो 0.35 से लेकर 0.5 mm तक रखी जाती है। और जो हम लैमिनेशन करते हैं उससे क्या हो जाती है, हमारी भंवर धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें दोनों तरफ छिद्र रखे जाते हैं। जो स्टेटर होता है हमारा, उसके दोनों तरफ क्या रखे जाते हैं, छिद्र रखे जाते हैं, ताकि जो उष्मा क्या निकल सके, बाहर निकल सके। इस पर लैप या वेव वाइंडिंग स्थापित होती है, जिससे 3 फेज सप्लाई आउटपुट के रूप में हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और क्या होता है, आर्मेचर के कारण क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये हमारे पास क्या था, स्टेटर था। इसके बाद जो अगला इसका मेन भाग हमारे पास है, वो हमारे पास है उत्तेजक। क्या उत्तेजक, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटर। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोग जो हमारा अल्टरनेटर होता है उसके रोटर को यांत्रिक ऊर्जा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अल्टरनेटर के रोटर को डीसी सप्लाई देने के लिए किया जाता है। डीसी सप्लाई देने के लिए किया जाता है। उत्तेजक क्या होता है, रोटर के अल्टरनेटर के रोटर को उत्तेजित करने के लिए इसको डीसी सप्लाई दी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटर बोलते हैं। देने के लिए किया जाता है। होता क्या है, यह 250 वोल्ट का शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है। शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है। क्या होता है ये, शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है। यह रोटर की शाफ्ट पर स्थापित होता है। रोटर की शाफ्ट पर स्थापित होता है।
ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास उत्तेजक होता है। उत्तेजक क्या होता है, जो हमारे पास अल्टरनेटर होता है उसके रोटर को यांत्रिक ऊर्जा देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तेजक का प्रयोग करते हैं। वो उत्तेजक हमारे पास क्या होता है, शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है, जिससे हम क्या करते हैं, 250 वोल्टेज डीसी सप्लाई अल्टरनेटर के रोटर को देते हैं, और जिसके कारण वो क्या होता है, उत्तेजित होता है। यह जो शंट जनरेटर होता है या कंपाउंड जनरेटर होता है, ये क्या किया जाता है, रोटर की शाफ्ट के ऊपर क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। ये हमारे पास होता है उत्तेजक। अब हमारे पास आता है भाई ट्रांसफॉर्म अल्टरनेटर का वर्गीकरण। आगे जो हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है अल्टरनेटर का वर्गीकरण। अल्टरनेटर का वर्गीकरण, क्या अल्टरनेटर का वर्गीकरण। तो पहले हम पढ़ते भी चुंबकीय या आर्मेचर के आधार पे, जो हमारी क्या होती है, एक हमारे पास होता है आर्मेचर और एक हमारे पास होती है फील्ड वाइंडिंग। तो उसमें से देखते हुए हम एक बार तो क्या करेंगे, आर्मेचर को स्थिर रखेंगे और चुंबकीय फील्ड को क्या करेंगे, घुमाएंगे, और एक बार हम क्या करेंगे, चुंबकीय फील्ड को स्थिर रखेंगे और आर्मेचर को क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो इसमें पहले हमारे पास है रोटेटिंग आर्मेचर स्थिर फील्ड। तो पहला हमारे पास है रोटेटिंग आर्मेचर, रोटेटिंग आर्मेचर स्थिर फील्ड। तो ये हमारे पास पहला भाई, इसमें हमारे पास क्या भाई, जो हमारी आर्मेचर है वो क्या करेगी, घूर्णन करेगी, और जो हमारा चुंबकीय फील्ड वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो इसके अंदर हम लिखेंगे इसमें आर्मेचर गति करता है, इसमें आर्मेचर गति करता है तथा चुंबकीय फील्ड स्थिर रहता है। चुंबकीय फील्ड क्या रहता है, स्थिर रहता है। आर्मेचर गति करके चुंबकीय क्षेत्र को काटता है। आर्मेचर गति करके चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल को उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्लिप रिंग द्वारा बाहर लिया जाता है। इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल, इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल कम होता है। इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होता है, कम होता है। ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास अल्टरनेटर का वर्गीकरण है। तो इसमें पहले हमारे पास भी रोटेटिंग आर्मेचर स्थिर फील्ड, इसमें क्या करता है हमारा आर्मेचर क्या करता है, गति करता तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या रहता है, स्थिर रहता है। आर्मेचर गति करके चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, जिसके कारण उसमें क्या पैदा होती है, ईएमएफ पैदा होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता है, विद्युत वक्र बल उत्पन्न होता है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल को स्लिप रिंग के द्वारा बाहर लिया जाता है और इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल कम होता है। अब दूसरा हमारे पास है स्थिर आर्मेचर, स्थिर आर्मेचर, स्थिर आर्मेचर रोटेटिंग फील्ड, रोटेटिंग फील्ड। तो इसमें क्या हमारे पास, अब उसमें हमारे पास था क्या था, पहला हमारे पास था भाई आर्मेचर तो गति कर रहा था, रोटेटिंग आर्मेचर था, स्थिर फील्ड था। अब दूसरा हमारे पास क्या है, स्थिर आर्मेचर है, रोटेटिंग फील्ड है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें आर्मेचर स्थिर रहता है, इसमें आर्मेचर स्थिर रहता है, इसमें आर्मेचर स्थिर रहता है तथा चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र गति करता है। रोटर हल्का होने के कारण, रोटर हल्का होने के कारण, हल्का होने के कारण, रोटर हल्का होने के कारण आसानी से गति करता है, रोटर हल्का होने के कारण आसानी से गति करता है, आसानी से गति करता है। तो आसानी से गति करता तो क्या होता है, इसके कारण, जिसके कारण अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण अधिक विद्युत वाहक बल, अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। तो ये हमारे पास क्या भाई, ये हमारे पास है स्थिर आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड। क्या है, स्थिर आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड। तो इसमें जो हमारे पास क्या होता है, स्थिर फील्ड में, स्थिर आर्मेचर में क्या होता है, जो हमारा रोटर वो क्या करता है भाई, हल्का होता है, जिसके कारण क्या करता है, वो आसानी से गति करता है। रोटर हमारा क्या होता है, हल्का होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, आसानी से गति करता है और अधिक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है। क्या करता है, अधिक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल भी हमारा क्या होता है, अधिक उत्पन्न होता है। फिर इसके लाभ पूछ लिए जाते हैं भाई, स्थिर आर्मेचर रोटेटिंग फील्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसके पास हमारे पास कुछ लाभ होते हैं। तो लाभ लिखेंगे हमारे पास क्या क्या इसके लाभ होते हैं, किसके, स्थिर आर्मेचर के और रोटेटिंग फील्ड के। इसमें क्या होता है, आर्मेचर स्थिर है, आर्मेचर स्थिर है, आर्मेचर स्थिर है, जिसके कारण दक्षता अधिक है, दक्षता अधिक है। आर्मेचर स्थिर है इसलिए अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो हमारी दक्षता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और क्या लाभ इसके, इसमें कोई भाग ढीला नहीं होता, जिसमें कोई भाग ढीला नहीं होता जिससे स्पार्किंग नहीं होती, जिससे
स्पार्किंग नहीं होती, जिससे क्या नहीं होती, स्पार्किंग नहीं होती। और क्या है इसके अंदर है, तो और क्या लाभ इसके, फेज चाहे कितने भी हो, फेजों की संख्या कितनी भी हो, फेजों की संख्या कितनी भी हो, स्लिपरिंग केवल 2 चाहिए, स्लिपरिंग केवल 2 चाहिए, स्लिपरिंग कितनी चाहिए हमें, केवल 2 चाहिए। और क्या होता है, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होने के कारण, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होने के कारण स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होने के कारण अधिक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, होने के कारण अधिक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, अधिक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, जिससे अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे अधिक EMF उत्पन्न होता है। तो ये हमारे किसके भाई, जो हमारे स्थिर आर्मेचर है, रोटेटिंग फील्ड है, उसके क्या ये लाभ है। तो इसमें क्या होता है, आर्मेचर स्थिर रहता है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी दक्षता बढ़ जाती है। इसमें कोई भी भाग ढीला नहीं होता, जिससे क्या नहीं होती, स्पार्किंग नहीं होती। फेजों की संख्या चाहे कितनी भी हो, स्लिपरिंग केवल 2 ही प्रयोग की जाती है। स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होने के कारण अधिक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, जिससे हमें क्या होता है, अधिक विद्युत वाहक बल मिलता है। क्या मिलता है, अधिक विद्युत वाहक मिलता है। ये था हमारे भाई फील्ड के आधार पे। अब अगला जो वर्गीकरण हमारे पास है, वो हमारे पास है फेज के आधार पे, फेज के आधार पे, इसके आधार पे है, फेज के आधार पर। तो फेज के आधार पे सबसे पहले हमारे पास है सिंगल फेज, सिंगल फेज अल्टरनेटर। तो सिंगल फेज अल्टरनेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग वैद्युतिक कार्यों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग वैद्युतिक कार्यों के लिए किया जाता है, वैद्युतिक कार्यों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग वैद्युतिक कार्यों के लिए किया जाता है। इसकी दक्षता भी क्या होती है भाई, कम होती है। दक्षता भी क्या होती है, कम होती है। और विद्युत वाहक बल भी क्या होता है, कम होता है। इसका प्रयोग वैद्युतिक कार्यों के लिए किया जाता है। इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार छोटा होता है, आकार क्या होता है, छोटा होता है। विद्युत वाहक बल भी कम होता है, विद्युत वाहक बल कम होता है, विद्युत वाहक बल कम होता है। दक्षता भी कम होती है, दक्षता भी कम होती है, दक्षता भी कम होती है। क्या होती है, इसकी दक्षता भी कम होती है। हमारे पास कौन सा है, सिंगल फेज अल्टरनेटर है। तो सिंगल फेज अल्टरनेटर क्या होते हैं भैया, आकार में छोटे होते हैं। इनका प्रयोग वैद्युतिक कार्यों के लिए किया जाता है। विद्युत वाहक बल भी क्या होता है, इनका कम होता है। और दक्षता भी क्या होती है, इनकी कम होती है। अब दूसरा हमारे पास है थ्री फेज। दूसरा हमारे पास कौन सा है, थ्री फेज। तो थ्री फेज के बारे में हम लिखेंगे
ये आकार में बड़े होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं। विद्युत वाहक बल भी अधिक होता है, विद्युत वाहक बल अधिक होता है, विद्युत वाहक बल अधिक होता है। थ्री फेज एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर स्थापित होते हैं, क्या होता है, जो हमारे थ्री फेज होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज एंगल के ऊपर क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। और क्या होता है इसके अंदर, लोड बढ़ने पर गति में थोड़ा परिवर्तन होता है, लोड बढ़ने पर गति में थोड़ा परिवर्तन होता है। क्या होता है, अगर इसके ऊपर लोड बढ़ जाए थोड़ा तो उससे क्या होता है, गति में परिवर्तन होता है, जिसे अंटिंग या फेज स्विंगिंग दोष कहते हैं, क्या होता है, अगर अल्टरनेटर पे थोड़ा सा लोड बढ़ जाए तो इसकी गति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और उस गति में परिवर्तन होने को हम क्या बोलते हैं, अंटिंग या फेज स्विंगिंग दोष बोलते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। यह वाइंडिंग सेलिएंट पोल पे आसानी से होती है, यह वाइंडिंग सैलिएंट पोल पर आसानी से होती है, तो हमारे पास क्या था, थ्री फेज अल्टरनेटर था, कौन सा, थ्री फेज अल्टरनेटर। ये आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, क्या होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, विद्युत वाहक बल भी क्या होता है, इनका अधिक होता है। थ्री फेज जो होते हैं हमारे एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण के ऊपर स्थापित किए जाते हैं। लोड बढ़ने पर गति में क्या होता है, इसके थोड़ा सा परिवर्तन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंटिंग या फेज स्विंगिंग दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, और जो डैम्पिंग वाइंडिंग हमारी क्या होती है, आसानी से सैलिएंट पोल के ऊपर क्या होती है, स्थापित होती है। अब हम देख लेते हैं जो वाइंडिंग स्थापित होती है हमारी किस प्रकार से होती है। हमारे इस प्रकार से एक कॉइल स्थापित होती है, वाइंडिंग बोलते हैं जिसको हम। तो इसके अंदर और हमारे कैसे दिखाई देती है,
प्रकार से हमारी क्या होती है, 3 फेज वाइंडिंग इसके ऊपर क्या होती है, स्थापित होती है। तो जो ये 3 हमारे ये कॉमन सिरे, इनको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, शॉर्ट। और वो हमारी क्या होगी, 3 फेज वाइंडिंग होगी। क्या होगी, 3 होगी। तो जो 3 शॉर्ट हमारे पास वो क्या होते हुई, 3 शॉर्ट। तो क्या हो जाए, 3 शॉर्ट से हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यूट्रल सप्लाई आएगी। क्या आएगी, न्यूट्रल सप्लाई आएगी। और ये 3 हमारे पास क्या है, तो ये 3 हमारे पास क्या है, फेज है। ये 3 हमारे पास क्या है, फेज है। तो ये हमारे 3 फेज अल्टरनेटर में इस प्रकार से वाइंडिंग स्थापित की जाती है। जब 3 वाइंडिंग को कॉमन सिरे जोड़ दी जाते हैं तो वहां से में क्या होती है, न्यूट्रल सप्लाई प्राप्त होती है। और जो 3 बच गए हमारे किसके होते हैं, फेज के होते हैं। किसके होते हैं, फेज के। और ये हमारे पास ये यहाँ पे क्या है, ये शॉर्ट। तो ये हमारे पास इसके अंदर वाइंडिंग होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे भाई उत्तेजना के आधार पे, फील्ड के आधार पे पढ़ लिए, फेज के आधार पे पढ़ लिए। और अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, उत्तेजना के आधार पे ट्रांसफॉर्मर। तो उत्तेजना के आधार पे भी हमारे पास जो अल्टरनेटर होते हैं, ट्रांसफॉर्मर नहीं, अल्टरनेटर भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो अब किसके आधार पे है, उत्तेजना, उत्तेजना के आधार पर, उत्तेजना के आधार पर। तो उत्तेजना के आधार पे पहला हमारे पास है, तो एक तो होता हमारे पास स्वयं उत्तेजना। तो पहला हमारे पास क्या है भाई, स्वयं उत्तेजना। तो स्वयं उत्तेजना में हमारे पास क्या होता है, इसको स्थायी चुंबक द्वारा, स्थायी चुंबक द्वारा इसको स्थायी चुंबक द्वारा उत्तेजित किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है, किया जाता है। इसकी शाफ्ट पर, इसकी शाफ्ट पर शंट या कंपाउंड जनरेटर लगा होता है। क्या लगा होता है, शंट या कंपाउंड जनरेटर लगा होता है, जनरेटर लगा होता है। तो ये हमारे पास क्या है, स्व उत्तेजना प्रणाली। कौन सी है, स्व उत्तेजना प्रणाली। इसको स्थायी चुंबक द्वारा उत्तेजित किया जाता है। इसके लिए शंट या कंपाउंड जनरेटर इसके शाफ्ट के ऊपर क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। दूसरा हमारे पास है पृथक उत्तेजना प्रणाली। तो दूसरा हमारे पास कौन सा है, पृथक उत्तेजना प्रणाली। पृथक उत्तेजना प्रणाली। तो पृथक उत्तेजना प्रणाली हमारे पास क्या होती है, इसको उत्तेजित करने के लिए, इसको उत्तेजित करने के लिए भारी सप्लाई की जरूरत होती है। इसको उत्तेजित करने के लिए भारी सप्लाई की जरूरत होती है, भारी सप्लाई की जरूरत होती है, भारी सप्लाई की जरूरत होती है। जैसे बैटरी, इसके द्वारा, जैसे बैटरी द्वारा। तो ये थे हमारे उत्तेजना के आधार पे। तो उत्तेजना के आधार पे भी हमारे पास कितने हैं, 2। एक तो स्व उत्तेजना प्रणाली। स्व उत्तेजना प्रणाली में क्या होता है, स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए हमारे इसके रोटर के ऊपर शंट या कंपाउंड जनरेटर लगा होता है। दूसरा हमारे पास है पृथक उत्तेजना प्रणाली। इसको उत्तेजित करने के लिए भारी सप्लाई की क्या होती है, जरूरत, जैसे बैटरी। अब आगे हमारे पास है पिच फैक्टर। आगे हम क्या पढ़ेंगे, पिच फैक्टर हमारा क्या होता है, पिच फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है पिच फैक्टर क्या होता है। तो पिच फैक्टर क्या होता है, पिच फैक्टर हम लिखेंगे कॉइल के दोनों साइड, कॉइल के दोनों
साइड के बीच, कॉइल के दोनों साइड के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का सदिश योग, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का सदिश योग उत्पन्न विद्युत वाहक बल का सदिश योग तथा बीजगणितीय योग सदिश योग तथा बीजगणितीय योग का अनुपात। तो हमारे पास क्या होता है, पिच फैक्टर क्या होता है, हमारे पास कॉइल होती है, ये हमारे पास क्या होती है, कॉइल होती है एक, इस कॉइल की दोनों साइड के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल का सदिश योग तथा बीजगणितीय योग का अनुपात क्या होता है, हमारे पास पिच फैक्टर होता है। और पिच फैक्टर को हम किससे लिखते हैं, केपी से, किससे लिखते हैं, केपी से। तो केपी बराबर हमारे पास क्या होता है भाई, अल्फा क्या होता है, केपी बराबर हमारे पास क्या होता है, कोस टू ई कोस अल्फा बाय 2 क्या होता है, 2e कोस अल्फा बाय 2 बटे में 2e, तो 2e से 2e हमारे पास हो गया, तो केपी हमारे पास क्या बच गया, केपी हमारे पास बच गया कोस अल्फा बाय 2, क्या बच गया, केपी बराबर क्या बच गया भाई, कोस अल्फा बाय 2। तो ये हमारे पास ये क्या है, अल्फा है, और ई हमारे पास क्या है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ये क्या है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल, क्या है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है हमारे पास। तो यहां से हमारे पास अल्फा बराबर में क्या होता है, तो अल्फा बराबर हमारे पास होता है पोल पिच माइनस में वास्तविक पिच, पोल पिच माइनस में वास्तविक पिच बटे में पोल पिच गुणा में 180। ये हमारे पास क्या होता है भाई, ये हमारे पास होता है अल्फा, हमारे पास क्या होता है भाई, तो अल्फा हमारे पास होता है पोल पिच माइनस में वास्तविक पिच गुणा में 180। ये हमारे पास अल्फा का क्या होता है, मान होता है, किसका मान है ये, अल्फा का मान हमारे पास, तो आपने याद रखना है। तो ये क्या होती है, मात्रकीय राशि है, ये क्या भाई, मात्रकीय राशि है, क्या है, मात्रकीय राशि, हमारे पास क्या है, मात्रकीय राशि है, मान 1 से कम होता है, मान 1 से कम, तो ये दो चीजें भी आपने याद रखनी है। तो अल्फा हमारे पास क्या होता है, तो अल्फा हमारे पास होता है पोल पिच माइनस में वास्तविक पिच बटे में पोल पिच गुणा में 180। तो अल्फा हमारी क्या होती है, मात्रकीय राशि होती है, और मान क्या होता है, सदैव 1 से कम होता है। अब हम पढ़ेंगे भाई पोल पिच हमारे पास क्या होती है, शॉर्ट पिच क्या होती है, और फुल पिच क्या होती है। तो हम पढ़ेंगे फुल पिच, इसके बारे में पढ़ेंगे फुल पिच। तो फुल पिच हमारे पास क्या होती है, जब कॉइल पिच व पोल पिच, जब कॉइल पिच व पोल पिच का मान बराबर हो, पोल पिच बराबर हो, क्या हो, जब कॉइल पिच व पोल पिच बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फुल पिच, क्या बोलते हैं, फुल पिच। तो हम देख लेते हैं हमारे पास कैसी होती है।
एक एक चीज बड़ी आराम से समझेंगे हम। हमारे पास है n और ये हमारे पास है s। तो इनके बीच की दूरी जो होती है हमारे पास ये, और एक दूरी होती है हमारे पास ये। तो इनके नाम लिख लेते हैं हम, क्या होते हैं। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है पोल पिच। हमारे पास क्या है, पोल पिच। तो पोल पिच क्या होती है, दो पोलों के बीच की दूरी को पोल पिच कहा जाता है। एन और एस हमारे पास क्या है, दो पोल है, इनके बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है, पोल पिच बोला जाता है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्वाइल पिच। ये हमारे पास क्या है, क्वाइल पिच। और क्वाइल पिच को हम क्या बोलते हैं, स्पैन पिच। क्या बोलते हैं, स्पैन पिच। तो स्पैन पिच हमारे पास क्या होती है, क्वाइल के दो साइडों के बीच की दूरी क्या होती है, क्वाइल के दो साइडों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, क्वाइल पिच बोलते हैं। और दो पोलों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, पोल पिच बोला जाता है। तो फुल पिच हमारी क्या होती है, जब पोल पिच बराबर में क्या हो जाए, क्वाइल पिच हो जाए, तो क्या होती है हमारे पास, फुल पिच होती है। अब दूसरी हमारे पास होती है शॉर्ट पिच। तो दूसरी हमारे पास कौन सी है, शॉर्ट पिच। तो शॉर्ट पिच हमारे पास क्या होती है, तो यहां बनाते हैं हम शॉर्ट पिच के बारे में। तो ये होती है हमारे पास, ये हमारे पास है पोल पिच, और ये हमारे पास है क्वाइल पिच। तो इसमें तो हमारी क्या थी, दोनों बराबर थी, पोल पिच और क्वाइल पिच दोनों बराबर थी, तो हमारी होती है फुल पिच। जब क्या होता है, जब पोल पिच का मान क्वाइल पिच से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हमारे पास क्या होती है, शॉर्ट पिच होता, शॉर्ट पिच होती है। तो शॉर्ट पिच में क्या होता है, क्वाइल पिच का मान पोल पिच से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट पिच में, तो शॉर्ट पिच हमारी क्या होती है, क्वाइल पिच का मान, क्वाइल पिच का मान, क्वाइल पिच का मान पोल पिच से कम होता है, पोल पिच से कम होता है, पिच से कम होता है। क्या होता है, पोल पिच से कम होता है। ये हमारे पास क्या होती है भाई, शॉर्ट पिच क्या होती है, क्वाइल पिच का मान है जब पोल पिच से क्या हो, कम हो, तो हमारे पास क्या होती है, शॉर्ट पिच होती है। तो फुल पिच क्या होती है, जब क्वाइल पिच और स्पैन पिच का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और शॉर्ट पिच क्या होती है, जब क्वाइल पिच का मान है पोल पिच से क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसके बाद हमारे पास अगला है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो अगला हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम किससे लिखते हैं, के डी से। किससे लिखते हैं, के डी से। तो के डी बराबर हमारे पास क्या होता है भाई, वह गुणांक जिससे प्राप्त विद्युत वाहक बल को, क्या होता है, वह विद्युत वाहक बल, वह गुणांक, वह गुणांक, वह गुणांक जिससे प्राप्त विद्युत वाहक बल, जिससे प्राप्त विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को, जिससे वह गुणांक जिससे प्राप्त विद्युत वाहक बल को गुणा करने पर
गुणा करने पर सही विद्युत भागफल करने पर सही ईएमएफ प्राप्त होता है, ईएमएफ प्राप्त हो तो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। वह गुणांक जिससे प्राप्त विद्युत भागबल को गुणा करने पर सही ईएमएफ प्राप्त होता है। क्या होता है, सही ईएमएफ प्राप्त होता है। तो केडी बराबर हमारे पास क्या होता है, साइन नीटा बी बाई टू क्या होता है, केडी बराबर हमारे पास क्या होता है, तो केडी बराबर हमारे पास होता है साइन नीटा बी बाई टू बटे में नीटा साइन बी बाई टू, ये हमारे पास होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारे पास क्या होता है भाई, साइन नीटा बी बाई टू और नीटा साइन बाई बी बाई टू। तो एन हमारे पास क्या होता है, नीटा हमारे पास क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास प्रति फेज प्रति पोल खांचों की संख्या, प्रति पोल खांचों की संख्या, ये हमारे पास क्या होता है भाई, तो जो हमारे पास होता है नीटा क्या होता है भाई, प्रति फेज प्रति पोल खांचों की संख्या। और बी हमारे पास क्या होता है, तो बी हमारे पास होता है 180 बटे क्वाइल स्पैन, क्या होता है 180 बटे क्वाइल पिच। और क्वाइल पिच हमारे पास क्या होती है, तो क्वाइल पिच जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, पोलों की संख्या बटे में खांचों की संख्या, बटे में क्या होती है, खांचों की संख्या, क्या होती है, खांचों की संख्या। तो कॉइल स्पैन हमारे पास क्या होती है, पोलों की संख्या बटे में खांचों की संख्या। तो यहां से बीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा 180 बटे में पोलों की संख्या गुणा में खांचों की संख्या, गुणा में क्या हो जाएगा, खांचों की संख्या, ये हो जाएगा हमारे पास। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारे पास क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारे पास होता है वह गुणांक जिससे प्राप्त विद्युत भागबल को गुणा करने पर सही ईएमएफ प्राप्त हो जाए। तो केडी बराबर हमारे पास क्या होता है, साइन नीटा बी बाई टू बटे में एन साइन बी बाई टू। तो एन हमारे पास क्या होता है भाई, प्रति फेज प्रति पोल खांचों की संख्या। और बीटा हमारे पास क्या होता है, बी हमारे पास क्या होता है भाई 180 बटे क्वाइल स्पैम। तो क्वाइल स्पैम हमारे पास क्या होता है भाई, पोलों की संख्या बटे में खांचों की संख्या। तो यहां से हमारे पास ये आ गया है। अब हम पढ़ेंगे भाई ईएमएफ समीकरण ऑफ अल्टरनेटर। क्या पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे ज्यादा। ईएमएफ समीकरण पढ़ेंगे हम ट्रांसफार्मर का, किसका, अल्टरनेटर का, ट्रांसफार्मर का नहीं, ट्रांसफार्मर का हमने पहले पढ़ लिया। किसका पढ़ेंगे भाई, अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण पढ़ेंगे। तो ईएमएफ समीकरण हमारे पास क्या होता है, तो ई एवरेज बराबर हमारे पास क्या होता है भाई, डी फाइव बाई डी टी। क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी, क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी होता है। तो यहां से डी फाइव हमारे पास क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास फ्लक्स में परिवर्तन, इसमें फ्लक्स में परिवर्तन। डी फाइव हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन है। एक एक चीज बढ़िया से समझाई जाएगी आपको। डी फाइव हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन। dt हमारे पास क्या होता है, तो dt हमारे पास होता है समय में परिवर्तन, किसमें, समय में परिवर्तन। तो हमारे पास क्या होता है भाई, dt हमारे पास क्या होता है भाई, समय में परिवर्तन है। तो आगे इसमें हमारे पास क्या होता है, जो d5 हमारे पास होता है, तो d5 बराबर हमारे पास होता है p5, और p हमारे पास यहाँ पे क्या है, पोल है। p हमारे पास क्या है, पोल है। तो d5 बराबर क्या होता है, p5, p क्या होता है हमारे पास, पोल। और dt बराबर हमारे पास क्या होता है, तो dt बराबर होता है हमारे पास 60 बाई n,
क्या होता है 60/n। तो ये क्या होता है भाई, 1 मिनट के अंदर कितने चक्कर लगाए जाते हैं वो हमारी क्या होती है, स्पीड होती है। तो n हमारे पास क्या भाई, गति है। n क्या है, गति। n हमारे पास क्या है, गति है। क्या हमारे पास n यहां से हमारे पास गति है, तो हमारे पास क्या बन जाए भाई, d5 बटे क्या था, d5/dt था। तो d5 की वैल्यू हमारे पास क्या भाई, p5 है। क्या है, p5 है। और dt की वैल्यू हमारे पास क्या भाई, 60/n है। कितनी है, 60/n है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ई एवरेज हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ई एवरेज हो गया हमारे पास p5n बटे में 60। क्या हो गया, p5n बटे में 60। ये हमारे पास क्या होगी, ई एवरेज होगी। और अब हम जानते भी हमारे पास जो n होता है उसका सूत्र हमारे पास क्या होता है, तो जो n होती है हमारे पास, n हमारे पास होती है 120f/p। क्या होती है, 120f/p होती है। तो इसको उस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ई एवरेज बराबर हमारे पास आ गया p5 गुणा में 120 गुणा में f बटे में p। क्या गया, और गुणा में 60। क्या गया, 60। तो p से p कैंसिल हो गया हमारा, 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 से कितने पकड़ गया, 2 पे। तो हमारे पास ये क्या आ गया भाई, 25f। कितना आ गया, 25f आ गया। तो ई एवरेज बराबर हमारे पास क्या आ गया, ई एवरेज बराबर आ गया हमारे पास 25f। एक चीज और हम जानते हैं, तो ई एवरेज हमारी क्या होती है, तो ई एवरेज होती है हमारे पास ई आर एम एस। हमारे पास क्या होती है, ई आर एम एस बराबर हमारे पास क्या होती है, ई एवरेज गुणा में फॉर्म फैक्टर। क्या होता है, फॉर्म फैक्टर। क्या होता है, फॉर्म फैक्टर। तो ई आर एम एस बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई आर एम एस बराबर में आ जाएगा, ई एवरेज की वैल्यू हमारे पास आई है 25f गुणा में फॉर्म फैक्टर जो होता है हमारे पास उसका मान होता है 1.11। तो ई आर एम एस बराबर हमारे पास क्या हो गया, ई आर एम एस बराबर में 2.225f। क्या हो गया, 2.225f हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ई आर एम एस की हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई। किसकी आ गई है, ई आर एम एस की वैल्यू आ गई। दोबारा से देख लेते हैं भाई हमारे पास ये कैसे आया है। ईएमएफ समीकरण ऑफ अल्टरनेटर काफी इंपॉर्टेंट है। तो ईएमएफ समीकरण में हमारे पास क्या होता है भाई, ई एवरेज होती है, एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, d5/dt। फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ है और समय में कितना परिवर्तन हुआ है। तो d5 हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन, dt हमारे पास क्या होता है, समय में परिवर्तन। तो d5 को हम किससे लिखते हैं, पोल p5। p से हो गया पोल और f से होगी क्या, फ्लक्स होगी। तो p हमारे पास है पोल और dt को हम क्या लिखते हैं भाई, 60/n। एक मिनट के अंदर कितने चक्कर लगाती है, क्या है, 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है, 60। तो 60/n। तो ये हमारे पास n क्या है, गति है। तो हमारे पास था फॉर्मूला d5/dt। d5 की वैल्यू हमारे पास आई है p5 और dt की वैल्यू हमारे पास है 60/n। तो यहां से हमारी ई एवरेज क्या होगी, p5 बटे में 60n। तो n ऊपर चला गया हमारा, नीचे कितना बच गया, 60। तो n बराबर हमें पता कितनी होती है, तो n बराबर हमारे पास होती है 120f/p। तो यहाँ से ई एवरेज का मान हमने निकाला, p5 गुणा में n की वैल्यू रख ली 120 गुणा में f बटे में p और गुणा में 60। 60 से काटा, 2 पे कट गया, p से p कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ई एवरेज बराबर में कितना भाई, 25f। फिर हमने निकालनी होती है ई आर एम एस। तो ई आर एम एस बराबर हमारे पास क्या होता है, ई एवरेज गुणा में फॉर्म फैक्टर। ई आर एम एस बराबर में क्या हुई, ई एवरेज की वैल्यू हमारे पास आई है 25f, ये रख ली। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू हमारे पास होती है 1.11। तो यहां से हमारे पास क्या गई, ई आर एम एस 2.225f। और क्या होता है इसमें, यदि z चालकों की संख्या है, क्या है, यदि z चालकों की संख्या है इसकी, तो चालकों के कारण हमारी क्या होगी भाई, विद्युत वाहक बल पैदा होगी। यदि z चालकों की संख्या है, तो ई आर एम एस
बराबर में क्या हो जाएगा 2.225 जेड, क्या हो जाएगा 2.25 जेड हो जाएगा। और क्या होता है इसमें एक और होती है, यदि एक कॉइल में टी टर्न है, यदि कॉइल में टी टर्न है, क्या भाई यदि कॉइल, तो वाइंडिंग करने के लिए हमारे पास क्या होती है कॉइल होती है। यदि प्रत्येक कॉइल में, यदि प्रत्येक कॉइल में टी टर्न है, क्या है टी टर्न है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, तो Z बराबर हमारे पास हो जाएगा 2T, क्या हो जाएगा Z बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 2T हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2T हो जाएगा। तो यहां से हम क्या रखेंगे, तो ERMS हमारे पास आ जाएगा ERMS, Z की जगह मैंने क्या रखना है 2.225 Z की जगह मैंने क्या रखना गुणा में 2T, क्या रखना है 2T। तो यहां से हमारे पास ये क्या हो जाएगा ERMS बराबर में, तो ERMS बराबर में हो जाएगा गुणा करेंगे 4.445 ये होगी हमारे पास। और दो चीजें और थी हमारे पास, तो जो हमारा फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा ERMS बराबर में 4.445 और हमारे पास क्या था भाई KD और KP, और हमारे पास क्या था KD और KP हमारे पास था भाई पिच फैक्टर और KD था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो ये हमारा क्या भाई EMF समीकरण ऑफ अल्टरनेटर है, ये हमारे पास क्या भाई EMF समीकरण ऑफ अल्टरनेटर है। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 1 अल्टरनेटर की। इसके बाद एक क्लास और आएगी, उसके बाद हमारा अल्टरनेटर का चैप्टर क्या हो जाएगा पूरा, उसके बाद हम करेंगे इसकी MCQ क्लास। तो क्लास आपने पूरी देखनी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।